हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए आज का हम लोग जीएस का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें करंट अफेयर सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद में साइंस का पोर्शन देखा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रुथ बदर गिन्सबर्ग का निधन हो गया। ये कहाँ के, आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो आपसे पूछा जाएगा ये किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, रुथ बदर गिन्सबर्ग का निधन हो गया है। तो ध्यान देना, ये उस देश से संबंधित है जिस देश से हमारा आजकल ज़्यादा आयात निर्यात हो रहा है। इससे पहले तो चाइना से होता था, लेकिन अब अमेरिका से हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, अमेरिका। इसका मतलब कि ये जो व्यक्ति हैं रुथ बदर गिन्सबर्ग, ये सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय। और नए नियुक्त हुए हैं उनको भी लिख लो, जो न्यू नियुक्त हुए हैं, जो न्यू है उनका जो नाम है एमी कोनी। एमी कोनी यानी कि एमी कोनी जो व्यक्ति हैं ये अब इनकी जगह पर हैं, एमी कोनी। ठीक है भैया। ओके, एमी कोनी जो व्यक्ति हैं ये अब जो है इनकी जगह पर हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी, वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। आप समझते हैं डीसी का मतलब क्या होता है, बताओ। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ पर हमारे दो हेडक्वार्टर हैं, और एक तो हो जाएगा वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, जिसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, और एक हो जाएगा IMF, क्रिस्टिना जॉर्जिवा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, अमेरिका में ही स्थित है। IMF का भी, तो ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, अमेरिका का भी हेडक्वार्टर यहीं है, IMF का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में भी है। ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। और जो प्रथम हमारी विश्व योग यूनिवर्सिटी बनने जा रही है वो भी अमेरिका में ही बनेगी। ठीक है, तो ध्यान रखो। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं जो अमेरिका के इस समय जो राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो भारतीय मूल की कमला हैरिस और बाइडेन साहब। तो उनको जो है जानते हो किस रूप में नियुक्त किया गया है, सभी लोग जानते होंगे। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हटा दिया जाएगा, एक को हटा दिया जाएगा और आप अपना नोट करते रहना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे माना जाता है। और फाइबर ऑप्टिक्स को आपको खासकर ध्यान रखना है क्योंकि आजकल ये बहुत प्रचलित है। जियो का फाइबर कनेक्शन आता होगा, आपकी सिटी वगैरह में आया होगा जियो का फाइबर कनेक्शन। इसका मतलब होता है कि जो हमारा इंटरनेट की जो स्पीड है, बिना बदले हुए जितनी फ्रिक्वेंसी वहाँ से छोड़ी जाएगी उतनी ही फ्रिक्वेंसी हमको मिलेगी। इसीलिए फाइबर ऑप्टिक्स का अपने जो है जनक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंटरनेट का ज़माना है। तो इंटरनेट के फाइबर ऑप्टिक्स का जो जनक है, जिसमें बिल्कुल डाटा बिल्कुल जितनी स्पीड दी जाती है, जो कंप्यूटरों में और जो बड़े बड़े ऑफिसों में जो वाईफाई कनेक्शन लेते हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ये नरिंदर सिंह कपानी इसके जो है जनक हैं। कौन है, नरिंदर सिंह कपानी। नरिंदर सिंह कपानी। और ये पूछा जाएगा ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है फाइबर ऑप्टिक्स। तो ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR पर काम करता है। TIR के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ये फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, टोटल जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस सिद्धांत पर कार्य करता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। चलो अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करके ऐसे ही निकालेंगे जिससे कि आप लोगों को अच्छा सा यहाँ पर हम लिखने को भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। भारतीय रेल का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील, भारतीय रेल का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील यानी कि रेस्टोरेंट ऑन व्हील, ये कहाँ पर शुरू हुआ है, भारत का पहला है और भारतीय रेल से संबंधित है। इसलिए आपके जितने भी रेलवे के एग्जाम है वहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील जो है आसनसोल पश्चिम बंगाल, आसनसोल पश्चिम बंगाल, आसनसोल पश्चिम बंगाल में ये खुला हुआ है रेस्टोरेंट ऑन व्हील, पहला है और भारतीय है। तो आसनसोल जो है पश्चिम बंगाल। और जो पश्चिम बंगाल का कोलकाता है वो 17वां जोन है,
भारतीय रेलवे का कितना 17वां जोन है। और जो ये 17वां जोन है ये एक मेट्रो को बनवाया है, कोलकाता मेट्रो को बनाया गया 17वां जोन। और जो कोलकाता मेट्रो है ये पानी के अंदर चलेगी और हुगली नदी के नीचे चलेगी। कौन सी नदी? हुगली की नदी के नीचे। टोटल जोन कितने हैं? 18। ध्यान रखना, टोटल जोन कितने? 18। और नवीनतम कौन सा हो जाएगा? 18। आंध्र प्रदेश वाला जिसका हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश हैदराबाद, तो ध्यान रखना ये नवीनतम है। टोटल आपके 18 हो गए, ठीक है, ध्यान रख सकते हो सभी लोग। विशाखापत्तनम जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा विशाखापत्तनम, जो नवीनतम है 18 वाला, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। और पश्चिम बंगाल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ममता बनर्जी यहीं पश्चिम बंगाल से संबंधित है, पश्चिम बंगाल कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल के पहला जीआई टैग मिला था असम की चाय, सॉरी दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला जीआई टैग मिला था, वो कहाँ की है? दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में मिलता है जीआई टैग, तो आप ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको मिटा दिया जाएगा। अगला है कि भाई सेशेल्स के नए राष्ट्रपति कौन है? तो ध्यान रखना है आपको, सेशेल्स के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन है। तो आप सब सेशेल्स में एक घटना हुई थी, उसी कारण आपको, दरअसल ये भारतीय मूल के हैं इसलिए हमको और ध्यान रखना है। सेशेल्स के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है वेवेल राम कलावन, वेवेल राम कलावन। तो आप राम कलावन से ही समझ गए होंगे कि भारतीय की हैं। वेवेल राम कलावन ये भारतीय मूल के हैं और सेशेल्स के राष्ट्रपति बने हैं। और सेशेल्स की राजधानी जो हो जाएगी वो आपकी विक्टोरिया हो जाएगी। क्या आ जाएगी? विक्टोरिया। तो ये राजधानी हो जाएगी सेशेल्स की विक्टोरिया, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन हम नोटिस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये क्वेश्चन कभी पूछा सकता है और इससे भारत का लेना देना है, और भारत ने ही बनवाया है। म्यांमार, क्या? म्यांमार। सितवे बंदरगाह कहाँ स्थित है? म्यांमार। और म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा। क्या था पुराना नाम? वर्मा। और इसका पुराना नाम वर्मा था और इसकी राजधानी थी रंगून, रंगून। लेकिन अब इसका नाम है म्यांमार और इसकी नई राजधानी है नापीता, नापीता। कोई कहता है पीते कि नहीं पीते, वो कहते हैं नापीता, ठीक है, नापीता। और वर्मा पहले थी, अब रंगून है। म्यांमार का नया नाम है म्यांमार, वर्मा का, और राजधानी भी नापीता है, ठीक है, ध्यान रखना। एक आपको बंदरगाह और ध्यान रखना है, चाबहार। चाबहार बंदरगाह ईरान से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना, बहुत इससे आयात हो रहा है भारत का। चाबहार, चाबहार बंदरगाह कहाँ है? तो ये ईरान है भाई। कहाँ है? ईरान। ये इसको भी ध्यान रखो, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है और ये आए दिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं, आइए, सॉरी, इसमें हम लोग जीएस डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू। तो चलिए हम लोग साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है 1611 से हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हम वीडियो बना रहे थे उसमें जो है रिकॉर्डिंग हुई नहीं और ये साइन लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मत समझना ये पहले से साइन लगा के बैठे हैं। तो देखो यहाँ पर ये पहले से ही थोड़ा सा वीडियो मिस्टेक हो गई, तो 2-3 साइन लग गए, बाकी नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो इसलिए आपको पहले दिखाई दे रहा हो तो उसको 1-2 क्वेश्चन के बाद आपको साइन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है डैश डैश जो है, सॉरी ये तो हो ही चुका था, 10 तक 11 से पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो ध्यान रखना ये तो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। गतिमान कार यानी कि गतिज ऊर्जा नहीं है। अब गतिज ऊर्जा तो उसमें नहीं होगी जो चीज चल नहीं रही होगी, यानी कि जो चीज चल रही होगी उसमें तो गतिज ऊर्जा होना ही है। इसका मतलब हमसे पूछ रहे हैं गतिज ऊर्जा नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे गतिमान कार में तो है। लुढ़कता हुआ पत्थर वो तो लुढ़क रहा है, उसमें गतिज ऊर्जा तो है ही। गिरता हुआ नारियल वो तो गिर ही रहा है अभी, तो ऊर्जा तो होगी। उठाया हुआ हथौड़ा में नहीं है। अगर आपने उठा लिया हथौड़ा और फिर रोका है, भाई उठाया हुआ हथौड़ा, वो तो कहा ना कि हथौड़ा चल रहा है, उसने कहा उठाया हुआ हथौड़ा, तो इसका मतलब हथौड़ा उठ गया है। तो इसका मतलब इसमें कौन सी ऊर्जा है? इसमें स्थिर ऊर्जा है, गतिज नहीं है, इसीलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², के बराबर हाफ mv², और स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपका mgh, ठीक है। और ध्यान रखना यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक तो गति ऊर्जा होती है और एक स्थिर ऊर्जा होती है, ठीक है। तनी हुई स्प्रिंग, कमानी की ऊर्जा और घड़ी की चाबी संचित ऊर्जा, ये सब स्थिर ऊर्जा कहलाती हैं, ठीक है। जैसे जो एक जो घड़ी होती है उसमें जो है चाबी भर दी जाती है, तो इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो संचित ऊर्जा होती है, यानी कि स्थिर ऊर्जा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 1612। और कहा जा रहा है कि जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखना है, वे जो है
कहलाते हैं थैलोफाइटा, वो थैलोफाइटा कहलाते हैं। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे थैलोफाइटा कहलाते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप आ जाते हैं, थैलोफाइटा का जो शरीर है जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है, ठीक है। इसे संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता, इसमें जो है संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है पुष्प और बीज का निर्माण भी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है थैलोफाइटा पौधे में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य डैश पर निर्भर नहीं होता है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले जो त्वरण का मूल्य है यानी कि स्मॉल जी जो है वो डैश पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये हमको बताना है। तो ध्यान दें, यहाँ तो आपका साइन लगा हुआ है, एक दो क्वेश्चन मैंने जैसा बताया आपको लगा हुआ है, तो ध्यान देना। पृथ्वी का द्रव्यमान नियम पर निर्भर करता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एफ कैपिटल एफ बराबर क्या होता है, कैपिटल जी m1 m2 अपान में आर स्क्वायर, तो ठीक है इस पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक इस पर भी निर्भर करेगा। पृथ्वी की त्रिज्या ये देखो आर पर भी निर्भर करेगा। नीचे गिरने वाले वस्तु का द्रव्यमान इस पर निर्भर नहीं करता है। आप ध्यान रखना, जो चीज़ नीचे गिर रही है उस पर निर्भर नहीं करेगा कि वो कितने किलोग्राम की है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, चाहे तो आप 5 किलोग्राम की कोई वस्तु लेना, एक कोई चीज़ आप 20 किलोग्राम की लेना, जब दोनों को एक साथ छोड़ोगे तो वो जमीन पर एक साथ आएंगी। ये नहीं कि 20 किलो वाली पहले आ जाए और 5 किलोग्राम वाली बाद में आ रही है, आएगी साथ ही में। आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, 2-4 10 मंजिल पर चढ़ जाओ और उसके ऊपर जाके ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने आप को मत गिरा लेना, अपना सही से करना, ठीक है, ये ध्यान रखो। चलो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सिंपल से याद रखो, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए भाई वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं ना, एमीटर को विद्युत धारा में मापते हैं, ठीक है, ध्यान रखो। वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर किस क्रम में लगता है ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, या आप हमें चलो बताइए वोल्टमीटर किस क्रम में लगाते हैं, अमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, वोल्टमीटर जो है परिपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। और हमने ये भी बताया है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, अनंत। चलो अगला क्वेश्चन है, तो ये तो करंट का है, ये आपसे पूछा गया है 1616 क्वेश्चन। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। पूछा जा रहा है प्रशिक्षकों को कौन सा दिया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार देते हैं। आइए ऑप्शन में हम देख लेते हैं, आपको बताते हैं। तो आपको दिख गया होगा पुरस्कार कौन सा है, द्रोणाचार्य। भाई प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार देते हैं, द्रोणाचार्य। और आप सभी लोग जानते हैं अर्जुन पुरस्कार किसको मिलता है, खिलाड़ियों को मिलता है। और खेल जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, और इस बार 5 लोगों को दिया गया है। और इन 5 लोगों का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और इनसे संबंधित खेल अगर आप जानते हैं तो उनके बारे में लिख के जरूर भेज करना। अगर आप लिख के भेजोगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। अगर रहा बचा होगा, भूल भी गया होगा, तो रिवीजन के तौर पर याद हो जाएगा। आप उन 5 व्यक्तियों का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में, और उन 5 व्यक्तियों में कौन किस खेल से है उनका नाम लिखिए। जैसे हम रोहित शर्मा है, और 5 व्यक्ति हैं टोटल, एक तो हमने बता ही दिया। इसी प्रकार से आप ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का है, तो इसलिए 18 से तो कहा जा रहा है डैश 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 यह एकमात्र धातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार हम आपको इसको पढ़ा भी चुके हैं। ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन है, ये डैश 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 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है यह एकमात्र धातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है, हाइड्रोजन। तो क्षारीय धातुएं कौन सी, जो इधर पाई जाती है। आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से होती है, आप सभी लोग जानते हो। और जिसमें इधर ये इस प्रकार से, इधर जो धातुएं होती हैं बीच में उपधातु होती है, इधर अधातु होती हैं। तो इधर धातुएं जो क्षारीय हैं, तो इधर यहाँ पर यच है। तो आपसे पूछा जाता है यच आवारा तत्व किसे कहते हैं, ये भी आपका हाइड्रोजन ही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, क्योंकि एक परमाणु क्रमांक एक परमाणु भार, और न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, घटा के, तो फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो डैश डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बने होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। तो कौन सा, डायमंड, ग्रेफाइट, मीथेन, इथेन, कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बताओ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका
4 अन्य कार्बन परमाणु से बने होते हैं वो डायमंड होता है। डायमंड की जो संरचना है भाई मेरे, वो चतुष्फलीय कहलाती है। पीछे से भी हम आपको समझा चुके हैं कि जो डायमंड की जो संरचना है वो चतुष्फलीय होती है। हीरा जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। हीरा किसका, ये जो डायमंड को ही तो हीरा कहते हैं। हीरा किसका अपर रूप है, तो ये कार्बन का अपर रूप है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और आप समझते हैं कि जो आपका डायमंड होता है इसमें एक जो है क्या सिस्टम होता है जिससे कि चमकता है। जैसे आपको हम ऑप्शन देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन या अपवर्तन, या आप इसमें बता सकते हैं कौन सा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। इसमें एक मीथेन है, तो मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। और धान की खेतों में जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस ही निकलती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। तो गतिज ऊर्जा पूछा गया, अभी आपने आपको बताया के बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv² होता है के बराबर, तो हाफ को ऐसे रहने दो, यम का मान है 15 और वेग जो है 5 है, तो 5 का बराबर 5 25, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 15 और 25 की गुणा करा लेना और भाग 2 से कर लेना। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा वो जूल में आएगा, क्योंकि ऊर्जा होती है 187.5 जूल। ये तो सब होंगे नहीं, 187.5 जूल आएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आप कट कर लोगे तो कट कर लेना, आप भाग जो है गुणा करके 2 से भाग कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो 2 परिवर्तन होते हैं, आपको 2 परिवर्तन को याद करना है, एक तो भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हो तो क्या फंडा अपनाओगे, देखना 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमेशा ध्यान रखना 4 ऑप्शन में अगर आपको एक ऑप्शन अलग करना है तो 3 ऑप्शन को आप एक जैसा सिद्ध कर दो, चौथा तो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। अगर भूल भी जाओ कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं भाई, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो चलो देखो, जैसे फलों का पकना, अब बताओ फल जो पक गया है फिर क्या उसको कच्चा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये चीज अलग है, इसको ध्यान रखना। बर्फ का पिघलना, अब आप बताओ बर्फ अगर पिघल गई है क्या फिर बर्फ बना सकते हो, तुम कहोगे सर जी हाँ बना सकते हैं। अब आगे देखना, दूध से दही जमना, अब दूध से दही जम गया, दही से दूध बना सकते हो, नहीं, इसका मतलब ए और सी ऑप्शन एक जैसे हो चुके हैं। अंगूर का किण्वित होना, अंगूर अगर किण्वित हो गया फिर अंगूर बना दोगे, नहीं, तो 1 2 3 ऑप्शन एक जैसे हो गए, ये चौथा छूट गया, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो वो तरीका बता दिया जो आप समझ लो कि पता ही नहीं है। तो ध्यान रखना है, भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जो पुनः अपनी अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं, उनको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जो पुनः अपनी अवस्था को वापस नहीं ले आ पाते, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे फलों का पकना, अगर फल पक गया है तो फिर कच्चा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसी चीज जैसे बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पिघल गया है तो फिर बर्फ जमा सकते हो, इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो सिंपल सी बात करो, हमने एक ट्रिक भी बता दी आपको, 3 ऑप्शन एक जैसे सिद्ध कर दो भाई और एक अलग सिद्ध कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, यानी कि 40 ग्राम की द्रव्यमान की गोली 3 किलोग्राम बंदूक से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, पिस्तौल का प्रतिष्ठित वेग क्या होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम आपको पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, यम और कैपिटल वी बराबर यम इंटू स्मॉल वी, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों का जो ताकत है वो बराबर लगेगी। आपने न्यूटन का भी नियम सुना होगा कि जितना ताकत आप दीवार पर लगाओगे दीवार भी उतनी ताकत लगाएगी, यानी कि कोई चीज अगर जितनी तेज से वो आगे जाती है उतनी तेज से वो पीछे को फेंकती है, तभी वो आगे जा पाती है। न्यूटन ने भी ऐसा कहा, द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम ऐसा ही, और संवेग संरक्षण के नियम से भी ऐसा जो मिसाइल वगैरह दागे जाते हैं। तो ध्यान रख सकते हैं आप इसको, हमने आपको बताया था कि बंदूक को एक तरफ बंदूक का द्रव्यमान गुणे बंदूक का वेग, और इधर हो जाएगा गोली का द्रव्यमान गुणे गोली का वेग, तो यूनिट सबकी एक होनी चाहिए। चलिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 40 ग्राम जो 40 ग्राम की द्रव्यमान की गोली है तो 40 ग्राम इधर लिख लो, और ग्राम को हम लोग किलोग्राम बना लेंगे, इसलिए 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है भाई, अच्छा फिर ये, और 3 किलोग्राम की एक बंदूक है तो 3 किलोग्राम इधर लिखेंगे, और 150 मीटर प्रति सेकंड से, यानी कि गोली का वेग है 150 मीटर प्रति सेकंड,
और आपसे पिस्तौल का वेग पूछ रहे हैं, यानी कि कैपिटल बी पूछ रहे हैं, बस यहीं पर ऐसे रखो। आप कट तो कर ही लेंगे, तो 3 से हम काट देते हैं, 3×5 15, यहाँ 50 आया, और 50 से नीचे काट दो, नीचे 50 दूना 100, 20 बचा, 20 से ऊपर काट दो, 20 दूनी 40, यानी कि v आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, और पीछे भेजेगा इसलिए माइनस का हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। बस यही आंसर हो जाएगा, छोटी सी जगह में लगा दिया, आप समझ लेंगे, समझदार हैं, ठीक है। अगर आप इतना भी नहीं समझ पाएंगे तो आप कंपटीशन की कैसे उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो ये तो करंट अफेयर का है, ये भी करंट है, हाँ जी। 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। कहा जा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन ही है अपना न्यूमेरिकल, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करिए। तो भाई आप सभी लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F, W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा होता है पूरा। W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, और जब थीटा ना दिया जाए तो W बराबर एफ एस ही काम करता है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री होता है। तभी तो ध्यान रखना, किसी वस्तु पर किया गया 56 जूल है, यानी कि W का मान दिया गया, यहाँ रख लेते हैं 56 बराबर, उस पर लगाया गया बल 7, यानी कि 7 बल का मान दिया गया, और यस पूछ रहे हैं तो यस को ऐसे रखने दो, 7 8 56, तो 8 बराबर यस आ गया, इसका मतलब 8 बराबर यस आ गया, इसका मतलब जो है विस्थापन कितना है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर। राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर है। सिंपल से काटना है, छोटा सा फॉर्मूला पता हो तो लग पाएगा, इसीलिए कहते हैं धीरे धीरे से पढ़ते रहो, धीरे धीरे से आपके जो न्यूमेरिकल जो आपके रेगुलर पूछे जाते हैं वो आपका आंसर आ जाएगा, एकदम से सिंपल से पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, डैश डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो देखो, डैश डैश को पादप जगत के उभयचर कौन कहलाते हैं, थैलोफाइटा या कौन से ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, बताओ इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं फ्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, जो फ्रायोफाइटा है इसको पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, ठीक है। फ्रायोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रायोफाटा जो है सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह होता है, ठीक है। जो ब्रायोफाटा है पादपों में संवहन ऊतक का अभाव रहता है, इनको ध्यान रखना है। ये आपने जंतु जो है वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन है। चलो अगला है करंट अफेयर का क्वेश्चन, लेकिन अगला देखिए, ऐश्वर्य आइल्ड फील्ड डैश में है, मतलब आपसे पूछा रहा ऐश्वर्य जो आइल जो फील्ड है वो कहाँ है, ऐश्वर्य बताइए भाई सभी लोग इसका राइट आंसर। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश है, असम है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो असम में आप ध्यान रखना, जो असम में जो एक रिफाइनरी है डिगबोई, वो सबसे पुरानी है, और सबसे ज्यादा तेल कौन सी रिफाइनरी में आता है, तो आप मुंबई लगाना, लेकिन पुरानी पूछे तो असम लगा देना। फिलहाल ये क्वेश्चन ऐश्वर्य आइल फील्ड पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। कहाँ है ऐश्वर्य आइल फील्ड, कहाँ है, तो राजस्थान आप लगाओगे, ठीक है। चलो, और राजस्थान में ही आप जानते हो कई चीज़ें प्रसिद्ध हैं, राजस्थान में पिता भी चुके हैं आप, उनमें से कोई एक कमेंट बॉक्स में आप बताना तो जाने। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो करंट अफेयर है। ये है क्वेश्चन अपना, पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। तो आप सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि जो गौतम बुद्ध ने है अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में दिया था, और इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, कहाँ, सारनाथ में दिया था, और सभी लोगों को पता है। और गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश अपने पूर्व 5 मित्रों को दिया था, जो इसके साथ छोड़कर चले गए थे, वही 5 मित्रों को इसने संदेश दिया था भगवान बुद्ध ने। गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, और गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक जो उपदेश हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं, तो वो श्रावस्ती में हो जाएगा, ठीक है। गोंडा साबरमती उत्तर प्रदेश। बौद्ध गया में गौतम बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। पूछा जाएगा बोध गया में, तो ऑप्शन भी आपका ये है ऑप्शन, तो ध्यान रखना है गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बोध गया में प्राप्त हुआ। बोध गया का मतलब ही ज्ञान प्राप्त होना था, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है कपिलवस्तु में लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो छोटा था इनके बारे में बता दिया गया है, जिससे कि आप जो है बनाए रखें। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है डैश डैश के माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करती है। तो कह रहे हैं किसके माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करती है, तरंग की ध्वनि, माध्यम की प्रकृति, तरंग का आयाम, तरंग की स्वर विशेषता। तो आप बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है, ठीक है।
ध्यान रखना है। माध्यम की जो प्रकृति है, ठीक है, माध्यम की प्रकृति, एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है, तो इसका राइट आंसर है माध्यम की प्रकृति, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हो ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है ना, और उसके बाद में द्रव है, फिर गैस है। सबसे कम कहाँ होती है? निर्वात में, यानी कि जहाँ कुछ भी नहीं होता, गैस भी नहीं होती है, उसको निर्वात कहते हैं। और जो है एक और पॉइंट है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार का क्या नाम है? तो इसका जो है विश्व का सबसे प्रतिष्ठित और जो अंग्रेजी भाषा का साहित्य पुरस्कार का नाम जो है आप सभी लोग जानते हैं, बुकर पुरस्कार है। तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा, बुकर पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार भी उसका सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत का भारत रत्न सबसे पुरस्कार है, ठीक है। और मान बुकर का जो है 1969 ईस्वी में दिया गया था। और जो है आप ध्यान रखते हैं, बुकर पुरस्कार जो है कंपनी एवं ब्रिटिश प्रशासक संघ द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। इस पुरस्कार में आप लगभग जो है 50,000 पाउंड दिया जाता है। इस पुरस्कार, अगर कोई ये पुरस्कार जीत जाता है तो उसको 50,000 पाउंड दिया जाता है, बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, ठीक है। दो बुकर पुरस्कार हैं, दोनों को ध्यान से रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तापमान को केल्विन मापने में सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में से 273 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा? तो आप सभी लोगों को याद कराया होगा कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दिए गए ताप में से 273 घटाना पड़ेगा कि 273 जोड़ने पड़ेगा? तो आप ये सभी लोग जानते हैं कि इसमें हमको 273 घटाना पड़ता था। सेल्सियस पैमाने को ध्यान रखना है, इसमें 273 क्या पढ़ना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो तापमान को केल्विन पैमाने से अगर आपको सेल्सियस पैमाने में जो है बदलना है तो आपको दिए गए उसमें से तापमान में से 273 घटा दो तो वो आपका सेल्सियस में बदल जाएगा, ठीक है। और इसका हिमांक बिंदु भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है सेल्सियस पैमाने का जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उसका जो भाप बिंदु होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और अगर ये केल्विन में बात करोगे तो हिमांक कितना होता है? 273। अब आप देख लो 273 पर जम रहा है केल्विन में, और डिग्री सेल्सियस में कितना जम रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री लाना है तो 273 तो इसमें घटाने पड़ेंगे ना, तभी तो आएगा 0 के बराबर। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। और यहाँ पर इसमें भाप बिंदु क्या हो जाएगा, यानी कि उबलना कितने में हो जाएगा? 373 केल्विन। जस्ट 273 पर बॉइलिंग और 373 पर बॉइलिंग है, 273 पर हिमांक बिंदु हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं है? तो देखो कौन सा अवलोकन जो है मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई है? तो आप हाई स्कूल 8-10 में पढ़ा होगा, तो ये आपको अच्छे से लिखवाया जाता है, थोड़ा सा ऊपर उड़ाते हैं, अच्छे से लिखवाया जाता है। तो ध्यान रखना है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें रंग बदल जाता है, स्थिति बदल जाती है, गैस का उत्सर्जन होता है, दिए गए सभी विकल्प सही हैं, तो सभी विकल्प सही हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग भी बदल जाता है, गैस का भी उत्सर्जन होता है और स्थिति भी बदल जाती है, ठीक है, जब किसी चीज़ की रासायनिक अभिक्रिया करते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ दूसरा पदार्थ बन चुका है तो उसमें रंग भी बदल जाएगा, जो है उसका कलर चेंज हो जाता है, स्थिति में परिवर्तन आता है, गैस का भी उत्सर्जन होता है। जब गैस का उत्सर्जन होता है तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, गैस को देना पड़ता है, मतलब भाप देना पड़ता है तो उसमें ऊष्माशोषी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रकार का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो अभी आपको बताया कि भौतिक परिवर्तन, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन वो होगा जो फिर पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, जैसे पानी का बर्फ में परिवर्तन, यही बस राइट आंसर है। और देख लो मानव में श्वसन, अब जिसका श्वसन हो चुका है फिर वो चीज नहीं हो सकती है। मानव में पाचन, अब जो खाना आपने खा लिया है, 1 मिनट लाइट चली गई, ठीक है। तो बता रहे थे कि भाई मानव में पाचन, अब जो खाना आपका पच गया है तो फिर क्या वो रोटी बन सकता है? नहीं बन सकता ना, तो इसलिए आप ध्यान रखो इस चीज को। और दूध से दही जमना, तो आपका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला है,
डैश 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 कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो सबसे बड़ा समूह जानवरों का कौन है बताओ भाई। तो कौन सा है इसमें से। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आप सभी लोग जानते हैं, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा का नाम तो सुना ही होगा। जानवरों का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। और आर्थ्रोपोडा संघ में लगभग 10 लाख जीव आते हैं जो जल, थल और नभ तीनों भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ा जो समूह है वो आर्थ्रोपोडा को मानते हैं। 40 नंबर इसका करते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। कार्बन के डैश अपर रूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये पीछे भी छूट जा चुका है, फुटबॉल के आकार में प्रविष्ट किया जाता है, फ्लोरीन रहता था, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन जैसा ऑप्शन है नहीं। तो कार्बन का जो C60 है, C60 जो कार्बन परमाणु का फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है, तो ये ध्यान रखना। और C60 का आकार जो है साकर बाल की तरह होता है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ठीक, तो चलो उसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा C60, कार्बन का C60। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।